नमस्कार दोस्तों। राजव्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की ये तीसरी वीडियो है। अपनी दूसरी वीडियो में मैंने आपको राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को काफ़ी अच्छे से समझाया है। अपने इस वीडियो में मैं आपको सरकार के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं, भारत में सरकार का स्वरूप एवं प्रकृति कैसा है और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि सरकार क्या है। शासन करना या नियंत्रण करना सरकार का शाब्दिक अर्थ है। इसका मतलब है कि सत्ता व नियंत्रण की व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं। सरकार में सत्ता व नियंत्रण की व्यवस्था तीन प्रकार की संस्थाओं या घटकों के द्वारा होती है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यहाँ पे विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है, तो वहीं कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली संस्था होती है और न्यायपालिका कानून से संबंधित विवादों और अन्य समस्याओं का समाधान करने वाली संस्था होती है। सरकार शब्द का उपयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए होता है, क्योंकि कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। भारत में सरकार के तीनों अंगों में न्यायपालिका बहुत सक्रिय रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर कार्यपालिका को कार्य करने की ज़रूरत होती है वहां पे कार्यपालिका कार्य करने में काफ़ी असमर्थ होती है। ऐसे स्थिति में न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है। इसलिए भारत में न्यायिक सक्रियतावाद पाया जाता है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है। न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब होता है जहां पर न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां पर विधायिका और कार्यपालिका देश हित में, जनहित में कुछ कानून को नहीं बना पाती है, कुछ कानून को लागू नहीं कर पाती है। ऐसे स्थिति में न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है और देश हित तथा जनहित में कुछ कानून को लागू करती है, क्योंकि अब यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका का काम होता है कि कानून को बनाना और उसे लागू करना। और चूंकि विधायिका और कार्यपालिका ने कानून नहीं बनाया, उसे लागू नहीं किया, ऐसे स्थिति में इनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करके न्यायपालिका ने अपनी भूमिका निभाई। इसे ही हम न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित 1955 में राम जवाया वनाब पंजाब राज्य का एक मामला आया। इस मामले में अदालत ने कहा था कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या हिस्से की धारणा पर विचार नहीं करता है जो अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि संविधान में राज्य के तीनों अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए और एक अंग को दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संविधान के नाजुक संतुलन को हानि पहुंचेगी और अराजकता फैलेगी। 1955 के इस मामले में न्यायिक सक्रियतावाद पर कोर्ट ने यह फैसला दिया था। अब आगे देख लेते हैं। सरकार लोकतांत्रिक व अलोकतांत्रिक दोनों हो सकती है। इसका मतलब है कि सरकार लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दोनों हो सकती है। भारत की सरकार का स्वरूप एवं उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है और यह बात प्रस्तावना को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अपने दूसरे वीडियो में मैंने आपको इस संदर्भ में काफ़ी अच्छे से समझाया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत में जो लोकतंत्र है उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। मैंने बताया था आपको कि भारत की जो सरकार है उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। लोकतंत्र जो होता है वह दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट
भागीदारी होती है शासन व्यवस्था में, जबकि अप्रत्यक्ष में शासन में जनता के प्रतिनिधि भागीदारी होते हैं। इस तरह से भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में भागीदारी लेते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह बात प्रस्तावना को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित होती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद सरकार के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान महत्व का होता है और लोकतांत्रिक सरकार में प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन होता है, बहुमत का शासन होता है और प्रतिस्पर्धा चुनाव होता है। इसके बाद जो लोकतांत्रिक सरकार का जो समाज के लिए जो उद्देश्य होता है वह है स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करना। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार का यह उद्देश्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करे। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार शक्ति और बल से संचालित न होकर जनता की सहमति पर आधारित होती है। आगे देख लेते हैं अलोकतांत्रिक सरकार क्या होता है। अलोकतांत्रिक सरकार में शासन शक्ति और बल से संचालित होता है। शासन की शक्ति और अधिकार की बात होती है, यहाँ पर जनता के अधिकारों की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि अलोकतांत्रिक सरकार में शासन शक्ति और बल से संचालित होता है और यहाँ पर शासन के शक्ति और अधिकार की बात की जाती है, जनता के अधिकारों की कोई बात नहीं की जाती है। वहीं लोकतांत्रिक सरकार जनता की सहमति पर आधारित होता है और जनता के अधिकारों की बात होती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना की बात की जाती है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में यह अंतर होता है। अपने इस वीडियो में मैंने आपको सरकार के बारे में, सरकार के सभी पहलुओं को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।